नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन से संबंधित एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है औद्योगिक विकास। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास कैसे हुआ? कौन-कौन से उद्योग किन-किन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं? और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कोई क्वेरी हो, आपकी कोई समस्या हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है उत्तर प्रदेश में उद्योग। अब यहाँ से ये जो टॉपिक है इसको हम लोग कंप्लीट कवर करेंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन ये है कि आपने अगर इसको पूरा देख लिया तो इंडस्ट्रीज़ से यानी उत्तर प्रदेश में जो उद्योगों से संबंधित आपके क्वेश्चन्स हैं, वो संभावना है कि छूटेंगे नहीं। तो इसमें आप समझो ज़रा, उत्तर प्रदेश को एक समय था जब कहा जाता था उत्तम प्रदेश, हालाँकि आज भी कहा जाता है, लेकिन अब थोड़ा सिनेरियो बदल रहा है। उत्तर प्रदेश को कहा जाने लगा है उद्यम प्रदेश। जब से उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सेक्टर में ध्यान देना शुरू किया है, उत्तर प्रदेश एक उद्यम प्रदेश बन चुका है। तो उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, वो उद्यम प्रदेश के रूप में देश में अपनी एक अलग पहचान बना रही है। हालाँकि अगर उत्तर प्रदेश में अगर हम उद्योगों की बात करें, तो जो उत्तर प्रदेश का ये वाला क्षेत्र है, पश्चिमी इलाका, ठीक? उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी क्षेत्र है, वो औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ हो गया, आगरा हो गया, मथुरा हो गया, ठीक है? जौनपुर हो गया, लखनऊ हो गया। तो ये वाले जो क्षेत्र हैं, आपको यहाँ पर जो क्षेत्र मिलेंगे, ये उद्योगों के लिए काफ़ी सूटेबल और अगर उत्तर प्रदेश में कोई इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने के लिए आता है, तो एक उत्तर प्रदेश में संस्था है, उसका नाम है उद्योग बंधु, ठीक? तो आइए हम आज के लेक्चर को उद्योग बंधु योजना से ही शुरू करेंगे। तो समझते हैं उद्योग बंधु है क्या? उद्योग बंधु के बारे में। ये जो उद्योग बंधु है, इसे आप कई सारी किताबों में उद्योग मित्र के नाम से भी लिखा हुआ पाओगे। उद्योग मित्र, ये क्या है? दरअसल उद्योग बंधु कहो या उद्योग मित्र कहो, ये उत्तर प्रदेश की एक संस्था है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की संस्था है, तो संस्था कोई ना कोई तो काम करती है, तो इसका कार्य क्या होगा? कुछ ना कुछ तो कार्य होगा इसका। तो दरअसल अगर कोई व्यक्ति उद्योग या अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योग एस्टैब्लिश करने आ रहा है, तो उत्तर प्रदेश के विभागों से उसे लफड़े ना हो। यानी कि वो जो इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने आ रहा है, उसे अन्य विभागों या सरकारी विभागों से जो जुड़ी हुई समस्याएँ होती हैं, उनके समाधान के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो कार्य क्या होगा यहाँ पर? उद्योगों ध्यान दीजिएगा, ये कार्य आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, चूँकि एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं जो कथनों के आधार पर पूछे जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ इन बातों के पर भी आपको ध्यान देना है। तो इसका कार्य क्या है? उद्योगों की सरकारी विभागों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए के समाधान के लिए इस संस्था का विकास किया गया। या हम कह सकते हैं औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र में निवेश की सुविधा प्रदान करने के लिए इस संस्था का हाँ, गठन किया गया। बात समझ पा रहे हो यहाँ तक? तो एक बात हम ये कह सकते हैं कि जो प्रदेश है अपना उत्तर प्रदेश के उद्यमियों उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करना। ये इसका लक्ष्य है, उद्योग बंधु। यानी जो भी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं और उद्योगपति आ रहे हैं, अगर वो उत्तर प्रदेश में अपना उद्योग इस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो वो सरकारी समस्याएँ जो सरकारी विभाग होते हैं, उन विभागों में समस्या में ना पड़ें, वहाँ से जल्दी काम हो ताकि उत्तर प्रदेश में उद्योग इंडस्ट्रीज़ इस्टैब्लिश हो सकें। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को उद्योगों में और उद्योग लगाने में सहायता करना, ये इसका टारगेट था। दरअसल ये जो उद्योग बंधु या उद्योग मित्र योजना है, ये 3 स्तरीय है। यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स पूछे जा सकते हैं। अब ज़रा समझो ये 3 स्तरीय जो संरचना है, ये 3 स्तरीय कैसी संरचना है? देखो, जो उद्योग बंधु योजना है, ये 3 स्तरीय संरचना है। ध्यान दो, ये है 3 स्तरीय संरचना है। ठीक, कौन-कौन से 3 स्तर हैं? आइए ज़रा समझते हैं। सबसे टॉप लेवल पर है राज्य स्तर। इसके बाद एक स्तर आता है जिसका नाम है मंडल स्तर। मंडल स्तर पर भी उद्योग बंधु योजना संचालित की जा रही है और सबसे नीचे है जनपद स्तर। तो सबसे ऊपर कौन-सा है स्तर? सबसे ऊपर आपका जो स्तर होगा वो है राज्य स्तर। ठीक? राज्य स्तर। इसके बाद जो आपका स्तर है वो है मंडल स्तर। मंडल स्तर।
और सबसे नीचे है जनपद स्तर। अच्छा, जो राज्य स्तर पर या हम कहें सबसे पहले आप जनपद स्तर को समझो। जो जनपद स्तर पर उद्योग बंधु संस्था संचालित की जा रही है, तो उसमें ये किसके अधीन कार्य करती है? आपसे ये पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जो जनपद स्तर पर उद्योग बंधु योजना चलाई जा रही है, उद्योग बंधु जो संस्था चलाई जा रही है, जनपद स्तर की मैं बात कर रहा हूँ। ये किसके अधीन काम करती है? तो ये आप याद रखोगे, चूंकि जनपद है, जिला है, तो जिलाधिकारी की अध्यक्षता के अधीन कार्य करता है। ठीक, यहाँ तक बात समझ गए। अब आओ मंडल स्तर में। मंडल स्तर में क्या हाल है? मंडल स्तर में हाल ये है कि ये डिवीजन स्तर पर डिवीजन स्तर पर जो उद्योग बंधु संस्था है, उद्योग बंधु संस्था मंडल आयुक्त के अधीन कार्य करती है। मंडल आयुक्त के अधीन कार्य करती है। ठीक, यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? तो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो उद्योग बंधु संस्था है जनपद स्तर में, वो किसके अध्यक्षता या किसकी निगरानी में काम करती है। ठीक है। अच्छा, राज्य स्तर में आ जाओ। ये जो राज्य स्तर है, ये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस स्तर पर बैठकें आयोजित की जाती हैं, मीटिंग्स होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यहाँ पर बैठकें होती हैं या सम्मेलन होते हैं, बैठकें आयोजित की जाती हैं। ठीक है, आयोजित की जाती हैं। तो ये हालांकि आपके लिए ये दो ही इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला तो आप वैसे भी जानते होंगे। ये दो इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि उद्योग बंधु संस्था मंडल स्तर पर कौन संचालित करता है, तो आप बताओगे मंडल आयुक्त। उद्योग बंधु संस्था को किसकी अध्यक्षता में जिला स्तर पर संचालित किया जाता है, तो आप बताओगे जिलाधिकारी। और इसके कितने स्तर होते हैं? इसके होते हैं 3 स्तर। ठीक। सन 2020 के आसपास इस उद्योग बंधु संस्था को अपडेट कर दिया गया था। 2020 जून में 2020 में उद्योग बंधु को अपडेट कर दिया गया और आजकल इसे इन्वेस्ट यूपी कहा जाता है। इन्वेस्ट यूपी, और इसके स्थान पर इन्वेस्ट यूपी ने अपना स्थान ग्रहण किया। ठीक है। अब एक बात समझो, यहां से एक हम नए सेगमेंट में पहुंचते हैं। वो आपने सुना होगा, औद्योगिक विकास प्राधिकरण। आपने नाम सुने होंगे और आपको याद भी होंगे। औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक। औद्योगिक विकास प्राधिकरण आपको याद होने चाहिए कौन सा प्राधिकरण किस वर्ष बना है, क्योंकि यहाँ से सारे क्वेश्चंस कई एग्जामों में पूछे भी गए हैं और आगे भी संभावना बनती है कि पूछे जाए। औद्योगिक विकास प्राधिकरण से मेरा सीधा सा आशय है, जैसे नोएडा की, ये कब बना था? गीडा, सीडा, लीडा, यूपीडा, है ना? सीडा यानी सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा का बन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आइए, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उनके पूरे नाम और वो कब बने, स्टैब्लिश हुए। बस यही 3 बातें आपको याद रखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं याद। देखो, सबसे पहला नोएडा। नोएडा ये क्या है? ये है नवीन ओखला नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1976 में। आप बताओ। दूसरा याद रखो, गीडा। इसका अगर आपसे पूछे पूरा नाम, तो आप बताओगे गोरखपुर औद्योगिक विकास औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक। ये कब स्टैब्लिश हुआ, तो आप बताओगे 1989। 1976 में ये है और 1989 1989 में ये है। इसके बाद तीसरा आप बताओगे सीडा। अगर आपसे पूछे ये कब बना, तो सीडा का सबसे पहले तो आप पूरा नाम बताइए। इसका पूरा नाम है सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है। सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण कब बना? 1989। तो देख पा रहे हो, गीडा और सीडा एक साथ बने हैं। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखो, चौथा। चौथा है ग्रेटर नोएडा। ये कब आया अस्तित्व में? ग्रेटर नोएडा, नोएडा का जो पूरा नाम था वही है, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। और ग्रेटर को हिंदी में कहा जाता है वृहद। तो आप लिख लो, वृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
ठीक। ये कब अस्तित्व में आया? तो आप बताओगे ग्रेटर नोएडा अस्तित्व में आया था 1991, 1991। ठीक, बात समझ पा रहे हो? पांचवा आप याद रखोगे लीडा। लीडा का पूरा नाम क्या है? LIDA। लीडा का पूरा नाम है लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण। औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है। तो लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये कब अस्तित्व में आया? 2005 में। याद रखो आप लीडा। फिर यीडा है एक। यीडा कब अस्तित्व में आया था? ये इसका पूरा नाम पहले मुझे बताओ। यमुना एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक। ये कब अस्तित्व में आया? तो आप बताओगे 2001 में। क्लियर है बात? और एक सातवां आप याद रखो, इसका नाम है यूपीडा। यूपीडा क्या है? पूरा नाम क्या है? उत्तर यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है। तो यूपीडा कब अस्तित्व में आया था? आप बताओगे 2007 में। ठीक। तो ये बातें हैं, औद्योगिक विकास प्राधिकरण है कुछ जो कि आपको याद रखने हैं। अभी हाल ही में बुंदेलखंड के निर्माण की चर्चा चल रही है, उसमें फंड भी एलोकेट कर दिया गया है। ठीक है। तो नोएडा, गीडा, सीडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसके अलावा यूपीडा यानी कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2007 में अस्तित्व में है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अब हम लोग शुरुआत करते हैं एक एक करके उद्योगों के बारे में। जैसे चीनी उद्योग, उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग की क्या स्थिति है? और जैसे सूती वस्त्र हथकरघा उद्योग, है ना, जूट उद्योग। तो एक एक करके इन्हीं उद्योगों को पढ़ेंगे। आइए जरा शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नंबर, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग। ठीक। सूती वस्त्र उद्योग आप कहो, आप इसी में मैं पढ़ूंगा हथकरघा उद्योग। तो हथकरघा उद्योग में दो चार फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। हालांकि ये फैक्ट अब आजकल ओल्ड ट्रेडिशंस हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप इसमें सबसे पहले तो आप याद रखोगे 1972 1972 में एक आयोग बनाया गया था। ये बात आप याद रखोगे। आयोग क्या, आयोग कौन सा बनाया गया था? इसका नाम है राम सहाय आयोग। राम सहाय आयोग। और इसी आयोग की सिफारिश पर एक निदेशालय बना है उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम है हथकरघा, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय। ठीक है। हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग निदेशालय ये बना है। और वहीं अगर हम बात करें अब तो उद्योग बंधु तो है नहीं, उसकी जगह आ गया इन्वेस्ट यूपी। तो अब अगर बात करें हम इन्वेस्ट यूपी की, तो भारत में हस्त निर्मित कालीन का सबसे बड़ा उत्पादक भारत ही है। हस्त निर्मित कालीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। वहीं अगर हम सूती वस्त्र उद्योग की बात करें, तो सूती वस्त्र उद्योग में जो हथकरघा एवं मिलों की संख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो उत्तर प्रदेश का पूरे देश में तीसरा स्थान है। ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद होने चाहिए, पता होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की आजकल फैक्ट्स पूछे नहीं जाते हैं। लेकिन हाँ, जैसे ये भी पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो हथकरघा उद्योग है, वो कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला उद्योग है और प्रदेश का ये सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक है। तो कुछ इस तरह की बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब आजकल क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, एक तरफ डिस्ट्रिक्ट दे देता है और दूसरी तरफ उनके वहां पर कौन कौन से वस्त्र उद्योग फेमस हैं, उनकी मैचिंग करने के लिए दे देता है। यहां से क्वेश्चन ज्यादा। ठीक है। तो अब जरा समझते हैं, उत्तर प्रदेश अपने कलात्मक कपड़ों के लिए जाना जाता है। तो कौन कौन से कलात्मक कपड़े हैं, कहाँ कहाँ फेमस हैं? उत्तर प्रदेश अपने कलात्मक कपड़ों के लिए जाना जाता है। के लिए जाना जाता है। ठीक है। कलात्मक कपड़ों के लिए जाना जाता है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्षेत्र ऐसा फेमस होगा जहाँ के कपड़ों का निर्माण हो रहा है और वो कपड़े फेमस हैं। तो जैसे सीतापुर हम ले लें। सीतापुर का जो क्षेत्र है ना, वो कलात्मक कपड़ों के लिए जाना जाता है। सीतापुर का क्षेत्र, सीतापुर की दरियां काफी फेमस है। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? जैसे अगर हम गाजीपुर का क्षेत्र लें, तो गाजीपुर के क्षेत्र में जो कट वर्क पर्दा है, वो काफी फेमस है। आप सबने वाराणसी का नाम सुना होगा, और आई होप ये सब लोग जानते होंगे, जो सिल्क साड़ियां हैं,
सिल्क साड़ियाँ, ये वाराणसी की बहुत फेमस है। लखनऊ का क्या फेमस है? लखनऊ का है चिकनकरी साड़ियाँ, चिकनकरी साड़ियाँ। बात समझ पा रहे हैं? वहीं अगर हम बात अमरोहा की करें, अमरोहा का पाइप वर्क, ये बहुत फेमस है, पाइप वर्क। गोरखपुर में क्या फेमस है? योगी आदित्यनाथ जी का क्षेत्र गोरखपुर, यहाँ पर टेरी टॉवेल, ये इलाका इसके लिए काफी फेमस है। वहीं अगर हम रामपुर की बात करें तो जरी जरदोजी है। लेकिन आप एक बात याद रखो, बात ये याद रखनी है आपको कि छींटवा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। छींटवा लिहाफों की छपाई का कार्य कहाँ होता है? लिहाफों की छपाई का कार्य ये कहाँ होता है? तो आप बताओगे फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद, तिलकुआ, जहांगीराबाद, मथुरा, इन सब में होता है। जहांगीराबाद, ठीक है। तिलकुआ, ये क्षेत्र इसी के लिए फेमस है, छींट लिहाफों के लिए। तिलकुआ। वहीं अगर हम बात करें मथुरा की, तो ये भी क्षेत्र फेमस है छींट लिहाफों के छपाई के कार्य के लिए। ठीक है। एक बात और याद रखोगे आप, जो मथुरा है अपना, मथुरा का क्षेत्र, ये मलमल पर छपाई के लिए काफी फेमस है। मलमल पर छपाई का काम होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मलमल पर छपाई का काम कहाँ होता है? मथुरा में। वहीं कानपुर, ये तो पता ही होगा सबको कि कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है ना? यहाँ पर 10 से अधिक सूती वस्त्रों का कारखाने आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर बात कंबल की कर दे, तो क्या बता सकते हो कंबल के लिए कौन सा क्षेत्र फेमस है? मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद, या फिर लावड़। ये लावड़ कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है मेरठ में, मेरठ का क्षेत्र। तो यहाँ पर कंबल का उत्पादन ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की बात करें, आपसे अगर ये पूछ ले कि मुझे बताओ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम, ये कब अस्तित्व में आया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम अस्तित्व में आया था 1969। ठीक है। इसके अंतर्गत कुल 5 मिलें थी। इसके अंतर्गत कुल 5 मिलें कार्य कर रही थी। अच्छा, ये जो 5 मिलें थी, इनमें कौन कौन सी थी? जैसे एक थी झांसी में, संडीला में एक थी, और मेरठ में। ये जितनी, ये तीन झांसी, ये तीन मिलें हो गई, झांसी, संडीला, मेरठ, ये आमतौर पर बंद हो चुकी हैं। ठीक। इसके अलावा दो और थी, जैसे काशीपुर, जैसे जसपुर। जब उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ, तो ये दोनों मिलें उत्तराखंड में चली गई, उत्तराखंड में चली गई। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? आप केवल इतनी बात याद रखो, 1969। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम, यही केवल आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी ये चीज, चूंकि ये मिलें बंद ही हो चुकी हैं, तो इनका, इनको याद रखने का कोई और अस्तित्व नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब जरा देखो, एक वर्ष था 1974, 1974। 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य में दो कताई संस्थानों की स्थापना की गई। कताई संस्थानों की स्थापना की गई। ठीक, ये याद रखिएगा, दो कताई संस्थानों की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1974 में। सबसे जो पहला था वो था उत्तर प्रदेश राज्य कताई कंपनी लिमिटेड, और जो दूसरा था वो था उत्तर प्रदेश राज्य यार्न कंपनी लिमिटेड। ठीक, इन दो की एस्टैब्लिशमेंट हुई 1975 में। केवल और केवल आप ये ईयर याद रखोगे, बाकी कुछ नहीं। और ये जो सूती वस्त्र उद्योग विभाग था, इस विभाग के द्वारा कई सारी योजनाएं भी चलाई जा रही थी, जैसे हथकरघा निर्यात योजना। हम बात करें महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, तो इन योजनाओं को मैंने अपनी योजना के सेगमेंट में कंप्लीट कराया है। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हो, उसकी प्लेलिस्ट बनी है, और उस प्लेलिस्ट में जाके ये सारी की सारी योजनाएं आप देख सकते हो। और मैं लगातार आपको विभागानुसार योजनाएं भी कवर करवा रहा हूँ, तो आप विभागों के अनुसार इस योजनाओं को वहां से कवर कर सकते हो। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखो, खादी और ग्रामोद्योग। खादी और ग्रामोद्योग, खादी और ग्रामोद्योग। ठीक, खादी और ग्रामोद्योग में
खादी और ग्रामोद्योग आपको 2 शब्द देखने को मिल रहे हैं। खादी क्या होता है? दरअसल कपास, रेशम, ऊन के हाथ से कते हुए सूत के मिश्रण से हथकरघे पर जो वस्त्र बुने जाते हैं, उसे कहा जाता है खादी वस्त्र। बात समझ पा रहे हो? एक बार फिर समझो। कपास, रेशम, ऊन के हाथ से कते हुए सूत के मिश्रण से जो हथकरघे पर बुने हुए वस्त्र होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है खादी वस्त्र। वहीं अगर हम ग्रामोद्योग की बात करें, तो ऐसे उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्रों के हों और विद्युत के उपयोग से या फिर उसके बिना माल तैयार करते हैं। याद रखिएगा, जो ग्रामोद्योगों में पूंजी निवेश होता है, वो प्रति कारीगर 50,000 रुपए तक ही होता है। बात समझ पा रहे हो? तो खादी और ग्रामोद्योगों की आपकी एग्जाम में परिभाषाएं हालांकि नहीं पूछी जाएंगी। यहाँ से जो पूछने वाला आपका सेगमेंट है, आप केवल उसे याद रखो, ठीक है? बहुत सारी बातें आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से आपको याद क्या रखना है? केवल उतनी बात जो एग्जाम में पूछी जाए। एक साल था 1960। 1960 एक वर्ष था। इस वर्ष उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग अधिनियम खादी ग्रामोद्योग अधिनियम संख्या 10 के अधीन, याद रखिएगा, ये बात याद रखनी है आपको। 1960 में उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग अधिनियम संख्या 10 के अधीन अधीन खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया। ठीक, यही बात आपको याद रखनी। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया? तो याद रखिएगा 1960 में ये जो अधिनियम आया था, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग अधिनियम, इसकी संख्या 10 के अधीन ही खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया। इसके बाद ये जो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड था, दरअसल 1966 में 1966 में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में पुनर्गठित किया गया। पुनर्गठित किया गया, ठीक है? तो केवल और केवल आपको यहां से इतनी बात याद रखनी है। बात समझ पा रहे हो? इसके अलावा खादी ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो इन योजनाओं को मैं यहाँ पर आपसे बेवजह डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि लेक्चर फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। इन योजनाओं को मैं अपने जो सेगमेंट करा रहा हूँ, वहां पर आप इसको देख सकते हो। जैसे मैं योजनाओं के नाम बता देता हूँ। जैसे ये जो डिपार्टमेंट है, वो कई सारी योजनाएं चला रहा है। जैसे मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, आपने सुना होगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भी यही उद्योग चला रहा है। हालांकि ये योजना केंद्र प्रायोजित है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आगे बढ़ाई जा रही है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम है। तो इस तरह की योजनाएं हैं जो आप लोग योजनाओं वाले सेक्टर में पढ़ोगे। ठीक, अब जरा बात कर लेते हैं रेशम उद्योग की। उत्तर प्रदेश में रेशम उद्योग उत्तर प्रदेश में रेशम उद्योग, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, उत्तर प्रदेश में रेशम उद्योग की शुरुआत कहाँ से हुई? तो लखनऊ में, ये लखनऊ लिखा है, LKO, ठीक है? लखनऊ में एक अंग्रेज अधिकारी था। लखनऊ में एक अंग्रेज अधिकारी था। अंग्रेज अधिकारी, क्या नाम था इसका? इस अंग्रेज अधिकारी का नाम था कैप्टन हॉलिंग्स। कैप्टन हॉलिंग्स, ये इसका नाम था। तो लखनऊ में एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन हॉलिंग्स ने रेशम कीट पालन का कार्य शुरू किया था सबसे पहले। तो आपसे अगर पूछा जाए कि लखनऊ में रेशम कीट पालन का काम सबसे पहले किसने शुरू किया था, तो कैप्टन हॉलिंग्स ने शुरू किया था। और ये बात है लगभग 1847 के आसपास की, ठीक है? इसके बाद क्या हुआ? 1861 में एक बदलाव आता है। 1861 में डॉक्टर वोनाविया थे। डॉक्टर वोनाविया डॉक्टर वोनाविया ने लखनऊ के लखनऊ के बादशाह बाग में, ध्यान दें, ये जो बादशाह बाग है, तो यहाँ पर डॉक्टर वोनाविया ने लखनऊ के बादशाह बाग में शहतूत का वृक्षारोपण करवाया था। शहतूत का वृक्षारोपण करवाया। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? और ये जो शहतूत का वृक्षारोपण करवाया था, और इसी शहतूत पर आपको पता होगा रेशम कीट पालन भी होता है। और यहीं पर इन्होंने रेशम कीट पालन का काम किया, कीट पालन का कार्य किया, ठीक है? तो आपसे अगर पूछा जाए कि लखनऊ में सबसे पहले शहतूत का वृक्षारोपण किसने करवाया था, तो आप बताओगे डॉक्टर वोनाविया ने। और ये सारी बातें आपको इसके जो ऑथेंटिक स्रोत है, उत्तर प्रदेश रेशम बोर्ड, वहां पर आपको मिल जाएगी, रेशम बोर्ड विभाग, ठीक है? अ, अब देखो यहाँ से,
1847 में डॉक्टर कैप्टन हॉलिंग्स ने रेशम कीट पालन का काम यहाँ सबसे पहले शुरू किया था और इसके बाद इन्होंने वृक्षारोपण लगवा के बाकायदा एक सुचारू रूप से काम आगे बढ़ाया। ये सारी घटनाएं लखनऊ में हो रही हैं। वहीं अगर हम आजादी के बाद की बात करें, रेशम का विकास कैसे हुआ उत्तर प्रदेश में? आजादी के बाद आजादी के बाद की स्थिति क्या रही? ध्यान दें 1800 सॉरी, आजादी तो 1800 में कहाँ मिली थी? ये तो 1947 में मिली थी। तो आजादी के बाद 1948 में कुटीर उद्योग निदेशालय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में वन विभाग के अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्य किया गया। वृक्षारोपण का कार्य किया गया। ठीक। तो ध्यान दें कुटीर उद्योग निदेशालय के अंतर्गत वन विभाग के द्वारा वृक्षारोपण का तीव्रता से काम किया गया 1948 में। तो पहला रेशम उत्पादन केंद्र अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद स्टैब्लिश हुआ था 1948 में देहरादून में। देहरादून मैंने क्यों बोला? क्योंकि उस समय संयुक्त प्रांत था। ठीक है, उत्तर प्रदेश तो बना नहीं था, तो उत्तराखंड भी अपने पास होगा। पहला रेशम उत्पादन केंद्र, पहला, ये पूछा जा सकता है आपसे, याद रखिएगा, ये फैक्ट होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला रेशम उत्पादन केंद्र, उत्पादन केंद्र, ये कहां बना? ये बना डोईवाला में। डोईवाला, ये कहां पर है? देहरादून। कब बना? 1948 में। ठीक, यहां तक बात क्लियर हुई? तो पहला रेशम उत्पादन केंद्र डोईवाला में 1948 में खोला गया। इसके बाद क्या हुआ, आओ जरा इसको समझते हैं। 1987 1987 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार ने रेशम निदेशालय की स्थापना की। निदेशालय की स्थापना की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने रेशम निदेशालय की स्थापना कब की? 1987 में। ठीक है। इसके बाद 1988 में रेशम निदेशालय के द्वारा लखनऊ से काम संपन्न कर दिया गया। फिर 2001-2002 आया। तो 2001 में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन के उपरांत रेशम उत्पादन लगभग 23 टन था। अब ऐसे समझो आप, 1987 में निदेशालय बन गया था। 1987 में निदेशालय के बनने के बाद सन 2000 आया। सन 2000 में 2001 में उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था, 13 जिलों को काट के अलग कर दिया गया था। तो जब विभाजन हुआ था ना, तो 2001 की स्थिति ये थी कि उत्तर प्रदेश में जो रेशम उत्पादन था, उत्पादन, वो था 23 मीट्रिक टन। ठीक, ये था। और वर्तमान में कितना है? लगभग 350 मीट्रिक टन। बात समझ पा रहे हो? लगभग 350 मीट्रिक टन वर्तमान में। तो उत्तर प्रदेश का जब विभाजन हुआ था, उत्तराखंड अलग हुआ था, तो ये आपसे पूछा जाता है कि कितना था रेशम उत्पादन? 23 मीट्रिक टन। ठीक है। प्रदेश के विभागों के द्वारा 3 प्रकार के रेशम उत्पादित किए जाते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश में विभाग के द्वारा 3 प्रकार के रेशम उत्पादित किए जाते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के रेशम उत्पादित किए जाते हैं? सबसे पहला है शहतूती रेशम, दूसरा है टसर रेशम, तीसरा है एरी। ठीक, शहतूती, टसर और एरी, ये 3 प्रकार के रेशम उत्पादित किए जाते हैं। बात समझ पा रहे हो? सहतूती रेशम की अगर हम बात करें तो सहतूती रेशम में क्या है, आओ देखो। शहतूती रेशम, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ उत्पादित किया जाता है? तो देखो, जो सहतूती रेशम है, इसका जो उत्पादन होता है अपने उत्तर प्रदेश में, ये यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है। सहतूती रेशम उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? इसका उत्पादन कहाँ होता है? इसका उत्पादन होता है तराई क्षेत्रों में। जो आप जब उत्तर प्रदेश का मैप देखोगे, तो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखेगा, हिमाचल प्रदेश से टच करता हुआ जो करते हुए जो क्षेत्र आते हैं, ये जो तराई क्षेत्र है, ये वाले क्षेत्र, यहाँ पर सहतूती रेशम का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के वो क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश से लगते हैं, जो उत्तराखंड से लगते हैं, जो नेपाल से लगते हैं, और ये जो क्षेत्र लगते हैं, अर्थात इन क्षेत्रों को हम कहते हैं तराई क्षेत्र। ठीक है। तो तराई क्षेत्र वाले जनपदों में
शहतूती रेशम का उत्पादन ज्यादातर होता है। तराई क्षेत्र में हम क्या कह सकते हैं? तराई क्षेत्र में हम ये कह सकते हैं कि भाई हिमाचल प्रदेश को सहारनपुर स्पर्श करता है, और नेपाल के आसपास के जो क्षेत्र आते हैं कुशीनगर, तो हम कह सकते हैं कि जो तराई क्षेत्र है सहारनपुर से लेकर सहारनपुर से कुशीनगर तक के क्षेत्र। ठीक, अब बात समझो। शहतूती रेशम का उत्पादन अपने उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? तराई क्षेत्र में। कौन से तराई क्षेत्र? ऐसे तराई क्षेत्र जो सहारनपुर से लेकर कुशीनगर ये वाले इलाके आते हैं, जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल को आदि को स्पर्श करते हैं। तो सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक के क्षेत्र ये सारे के सारे तराई क्षेत्र में आते हैं, और यहीं पर शहतूती रेशम का उत्पादन बहुतायत मात्रा में किया जाता है। बात समझ पा रहे हो आप हमारी यहाँ तक? ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब देखो जरा इसमें टसर रेशम। टसर रेशम, इसका उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो इसका उत्पादन आपको देखने को मिलता है, ये सपोज करो उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश का ये वाला जो क्षेत्र विंध्य प्रदेश, और ये वाला क्षेत्र बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। तो विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र में ये देखने को मिलता है, इसका उत्पादन देखने को मिलता है। विंध्य क्षेत्र कौन सा इलाका? जैसे सोनभद्र वाला क्षेत्र, ठीक है। वहीं अगर हम बात बुंदेलखंड की करें तो कौन से क्षेत्र? जैसे झांसी और ललितपुर। तो झांसी और ललितपुर वाले जैसे क्षेत्र, यहाँ पर टसर रेशम का उत्पादन किया जाता है। बात समझ पा रहे हो? वहीं अगर हम एरी रेशम की बात करें, एरी रेशम या ईरी रेशम आपको लिखा मिल सकता है, इसका उत्पादन कहाँ होता है? तो ध्यान रखिएगा, ईरी रेशम का भी उत्पादन यहाँ दक्षिण में होता है, बुंदेलखंड का क्षेत्र, झांसी, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, जालौन, ठीक है, यमुना के किनारे वाले क्षेत्र। और एरी रेशम का उत्पादन आमतौर पर फतेहपुर, कानपुर, कानपुर देहात में भी देखने को मिलता है। तो इसके जो उत्पादन के क्षेत्र हैं, उत्पादन के क्षेत्र याद रखिएगा, यही आपसे पूछे जा सकते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं बुंदेलखंड में? बताइए मुझे। चित्रकूट हो गया, यहाँ वाला क्षेत्र, ये वाले इलाके चित्रकूट हो गए, या फिर आप बांदा लिख सकते हो, उसके ठीक बगल में हमीरपुर, हमीरपुर और जालौन, ठीक है। वहीं ये तो बुंदेलखंड के क्षेत्र हो गए, और यमुना के किनारे के क्षेत्र, यमुना के किनारे के क्षेत्र, साथ ही साथ कानपुर देहात और फतेहपुर, ऐसे क्षेत्रों में एरी रेशम का उत्पादन किया जाता है। ठीक, तो अगर हम यूपी में टोटल रेशम की बात करें ना, टोटल रेशम कितना उत्पादित होता है, अगर हम 100% मान के चलें कि उत्तर प्रदेश में 100% रेशम का उत्पादन होता है, तो इसमें जो 80% है वो है शहतूत रेशम, इसमें जो 6% है वो है तसर रेशम, इसका उत्पादन होता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो 14% बच रहा है, 86, इसके बाद 14 बचा, ये है एरी रेशम या ईरी रेशम। ठीक, ये वाला जो क्षेत्र है ये है ईरी रेशम का, यानी 14% ईरी रेशम का शेयर है, 6% टसर रेशम का शेयर है, और 80% सहतूत रेशम का शेयर है। बात समझ पा रहे हो? तो अब आप एक बात समझो, जैसे जो टसर है, इससे पहले शहतूत रेशम था और था ईरी रेशम। ठीक, टसर रेशम कहाँ उत्पादित होता है? अगर हम उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो टसर रेशम का उत्पादन कहाँ होता है? ये होता है विंध्य क्षेत्र में और बुंदेलखंड में, ठीक है। वहीं शहतूत रेशम का उत्पादन कहाँ होता है? तराई क्षेत्र में। और ईरी रेशम का उत्पादन कहाँ होता है? यमुना के किनारे, यमुना के किनारे और बुंदेलखंड में। तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इस तरह से आपको ऐसे ऐसे करके मैथ्स दी फॉलोइंग्स में दे देगा, ठीक है। हाँ, तो इन जो ये जो फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स पर ज्यादा फोकस किया करिए। ठीक, अब देखो आगे कुछ बातें हैं जो आपको नोट बना के लिखनी है, जो आपके एग्जाम में आती ही आती है। जैसे जो वाराणसी है, वाराणसी के सारंग तालाब, वाराणसी में एक तालाब है सारंग तालाब, सारंग तालाब नामक स्थान पर, इस स्थान पर सिल्क एक्सचेंज की स्थापना की गई। ठीक, तो ध्यान रखिएगा सिल्क एक्सचेंज की स्थापना कहाँ हुई है? वाराणसी के सारंग तालाब के पास। दूसरी बात याद रखो, शहतूती रेशम, शहतूती रेशम का अनुसंधान कार्य, सहतूती रेशम का अनुसंधान कार्य
रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र में होता है। और ये विकास केंद्र कहाँ है? ये है गोंडा में। बात समझ पा रहे हो? सहतूती रेशम जो होगा उसका अनुसंधान कार्य कहाँ किया जाता है? उसका किया जाता है रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र में। और ये कहाँ पर है? ये है गोंडा में। वहीं अगर हम तीसरी बात करें टसर रेशम की, टसर रेशम का अनुसंधान कार्य कहाँ किया जाता है? अनुसंधान व विकास केंद्र कहाँ पर है? ध्यान दें, टसर रेशम का अनुसंधान कार्य कहाँ किया जाता है? टसर रेशम अनुसंधान व विकास केंद्र में। तो ये कहाँ पर है? ये आप बताओगे टसर रेशम का, ये आप बताओगे सोनभद्र में। ठीक। एक और याद रखो फैक्ट यहां से, अगर आपसे पूछ दे कि लौह पुरुष सरदार, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल राजकीय रेशम प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये संस्थान है। प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? ये कई बार पूछा भी जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय रेशम प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ पर है? आप बताओगे ये है मिर्जापुर में। ठीक, यहाँ तक बात समझ पाए। और रेशम डिपार्टमेंट के द्वारा भी कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे टसर रेशम विकास योजना, एरी रेशम विकास योजना। तो वो हम लोग योजनाएं विभागानुसार जो योजनाएं, योजनाओं का आपका टॉपिक चल रहा है वहां कवर करवाएंगे। ठीक है। हाँ, अब देखो आगे एक चीज और है, रेशम उत्पादन में वृद्धि के लिए 1992 में प्रादेशिक प्रदेश सरकार ने कोऑपरेटिव सेरिकल्चर फेडरेशन की भी स्थापना की थी। तो आप इसको भी चाहो तो लिख लो, चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार की बात है, आपसे पूछी जा सकती है। रेशम उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, रेशम उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो, इस पर फोकस करने के लिए 1992 में 1992 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव, प्रादेशिक कोऑपरेटिव सेरिकल्चर फेडरेशन का गठन किया गया, फेडरेशन का गठन किया गया। बस आप इतनी सी बात याद रखो, 1992 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव सेरिकल्चर फेडरेशन का गठन किया गया था। क्यों? क्योंकि रेशम का उत्पादन बढ़ाना है, ये लक्ष्य था। ठीक है। अब देखो चीनी उद्योग, उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग से बड़ा प्रश्न ये उठता है कि चीनी आती कहां से? तो एक पौधा होता है गन्ना। अगर आपसे पूछा जाए ये गन्ना कहाँ का है, तो आप बताओगे ये गन्ना भारतीय मूल का पौधा है। ठीक है, ये गन्ना भारतीय मूल का पौधा है। चीनी उद्योग से आपको तीन बातें याद रखनी है। तीन बातें कौन कौन सी? तीन बातें सन सहित यानी कि वर्ष सहित। सबसे पहली बात 1903 वर्ष याद रखो, ये याद रखो। प्रतापपुर ये कहां पर है? ये है देवरिया में। ठीक, प्रतापपुर देवरिया, यहां पर भारत की पहली प्राचीनतम, भाई पहली है तो प्राचीनतम ही होगी, पहली प्राचीनतम चीनी मिल स्थापित की गई। ठीक है, सबसे पहला वर्ष याद रखो 1903 में प्रतापपुर देवरिया में भारत की पहली प्राचीनतम या पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? देवरिया में। दूसरी बात आप यहां से याद रखो, वर्ष 1935, इसमें क्या हुआ? इस वर्ष क्या हुआ? इस वर्ष उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास विभाग की स्थापना हुई। कहां पर हुई? है उत्तर प्रदेश में। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास विभाग की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1935। इसमें तीसरी बात आप याद रखो, कौन सी? वर्ष है 1938। क्या हुआ इस वर्ष? इस वर्ष हुआ ये 1938 में शुगर फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री कंट्रोल अधिनियम एक्ट बना था। शुगर फैक्ट्री कंट्रोल अधिनियम बना। अच्छा, ये जो शुगर फैक्ट्री कंट्रोल अधिनियम है, दरअसल 1938 में ये बना था। और इसके स्थान पर एक विनियमन अधिनियम और लाया गया था। ये जो शुगर फैक्ट्री कंट्रोल अधिनियम है, इसके स्थान पर वर्ष 1953-54 में, ध्यान दें, इसके स्थान पर मैं बोल रहा हूं। ठीक है, आप ये मत समझना कि शुगर फैक्ट्री कंट्रोल अधिनियम भी बना है और 1953-54 में जो अधिनियम आएगा वो भी बना है। नहीं, वर्ष 1953-54 में इसके स्थान पर, इसके
स्थान पर उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति एवं उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति एवं खरीद विनियमन अधिनियम बनाया गया। अधिनियम बन यहां तक बात समझ पा रहे हो? और 1953-54 में बना था और ये जो अधिनियम है ये 1953 से लागू हो गया था। तो आपसे इस तरह के अधिनियम पूछे जा सकते हैं क्योंकि ग्राम से संबंधित है। ठीक है? शुगर फैक्ट्री कंट्रोल अधिनियम कब बना था? 1938 में। फिर इसके स्थान पर एक नया अधिनियम आया है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति एवं खरीद विनियमन अधिनियम। 1953 से ये लागू हुआ। ठीक है? ये दोनों ही आप वर्ड्स याद रखो। इसके बाद क्या हुआ? इसी अधिनियम के तहत दरअसल उत्तर प्रदेश जो गन्ना पूर्ति एवं खरीद विनियमन अधिनियम है, इसी में एक धारा है धारा 5। उस धारा 5 के तहत गन्ना विकास परिषदों का गठन किया गया। ध्यान दो, अधिनियम 1953। मैं 1953 केवल लिख रहा हूं। आपको समझना होगा कि ये जो 1953 का अधिनियम है, ये वही अधिनियम है जो अभी मैंने लिखा था। उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति एवं खरीद विनियमन अधिनियम। ठीक। अधिनियम 1923 की एक धारा है, धारा 5। इसमें क्या कहा गया? इस धारा 5 के तहत उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास परिषदों का गठन किया गया। अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में गन्ना विकास परिषदें हैं कितनी? गन्ना विकास परिषदें कितनी हैं? तो आप बताओगे 152। ठीक। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास परिषदें कितनी हैं? तो आप बताओगे 152। और गन्ना विकास परिषदों का गठन कब किया गया या किस अधिनियम के तहत किया जाता है? 1953 की धारा 5 के तहत। ठीक। अब एक संस्थान है, गन्ना से ही संबंधित है। आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है। गन्ना विकास संस्थान। गन्ना विकास संस्थान। ये जो गन्ना विकास संस्थान है, ध्यान रखिएगा, दरअसल मुख्यमंत्री जी थे उस समय नारायण दत्त तिवारी। ये मैं बात कर रहा हूं 1980 की। तो नारायण दत्त तिवारी ने गन्ना विकास संस्थान की इस्टेब्लिशमेंट की थी, इसका उद्घाटन किया था। ठीक है? तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने गन्ना विकास संस्थान के भवन की बात हो रही है। ठीक है? भवन का उद्घाटन कब किया था? 16 अक्टूबर 1980 को किया। तो ये याद रखिएगा, किसने किया? नारायण दत्त तिवारी ने। और कब किया? 1980 में। ठीक है? लेकिन ये जो गन्ना विकास संस्थान है, इसे आजकल क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है? वर्तमान में जो इसका नाम है, वो नाम परिवर्तित हो चुका है। वर्तमान में इसे कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान। ठीक। ध्यान रहेगा आपको। तो ध्यान रखिएगा, गन्ना विकास संस्थान कब स्टैब्लिश इसका भवन कब स्टैब्लिश हुआ था? 1980 में। और इसे आजकल क्या कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान। ठीक है? अब देखो एक बात जो आप में कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। हो सकता है आपको किसी साइट में या किसी और स्रोत में 1975 मिले। ठीक है? 1975 भी मिल सकता है। तो 1975 में क्या हुआ था, जब आप उत्तर प्रदेश गन्ना विकास विभाग की ऑफिशियल साइट में जाओगे तो वहां साफ साफ लिखा है 1975 को गन्ना कृषकों के प्रशिक्षण का कार्य शुरू हुआ था। ठीक है? आप इस संस्थान को मत मान लेना। क्लियर है बात यहां तक? चलो, उत्तर प्रदेश में दरअसल गन्ना के विकास के लिए कई सारे शोध परिषद भी बनाए गए थे। कई सारे शोध परिषद केंद्र भी बनाए गए थे। जैसे अपने शाहजहांपुर का क्षेत्र है एक। ठीक है? तो अपने उत्तर प्रदेश में एक जिला है शाहजहांपुर, वहां भी शोध परिषद बना हुआ है। जैसे गन्ना प्रजनन संस्थान भी बनाया गया है। तो यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इससे पहले आप एक संघ लिमिटेड बनी है जो चीनी मिल्स से संबंधित है, वो भी याद रखो। उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड, ये कहां पर है? अगर आपसे पूछा जाए तो लखनऊ में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई। और स्थापना हुई कब इसकी? तो आप बताओगे 1963,
1963। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? 1963 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। ठीक। वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, ये कहाँ पर है? आप बताओगे शाहजहांपुर में। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? तो आप बताओगे 1912 में। ये गन्ना से संबंधित कुछ बातें थी। एक संस्थान और है जो छूट रहा है, आप उसको भी लिख लो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट उद्योग में चलेंगे। संस्थान कौन सा है? गेंदा सिंह, गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र। गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, ये कहां पर है? आप बताओगे कुशीनगर में। ठीक। ये कहां पर है? कुशीनगर में। और ये स्टैब्लिश कब हुआ, क्या बता सकते हो? इसकी अगर आपसे स्थापना पूछ ले तो आप बताओगे 1975, 1976, 1975-76 वित्त वर्ष में इसको इसका अनाउंस किया गया था। तो गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कुशीनगर है। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग सीमेंट उद्योग की तरफ। उत्तर प्रदेश में सीमेंट उद्योग, यहाँ से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं किस, और सवाल यहाँ से जो पूछे जाते हैं वो केवल और केवल इतना पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में सीमेंट उद्योग के क्षेत्र कहाँ-कहाँ हैं, सीमेंट उद्योग के कारखाने कहाँ-कहाँ हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। बस इतनी बात है जो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले मिर्जापुर। मिर्जापुर में 2 जगहें याद रखो जहाँ पर सीमेंट उद्योग फल-फूल रहा है। एक तो चुनार है और दूसरा है कजरहट। ठीक। दूसरा क्षेत्र है सोनभद्र का। कई बार सोनभद्र के क्षेत्र पूछे गए हैं। यहाँ पर सीमेंट उद्योग फल फूल रहा है। ये क्षेत्र कौन-कौन से हैं? क्षेत्र आप बताओगे। एक तो है चुर्क और दूसरा है डाला, या फिर डल्ला भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक। चुर्क और डाला। उसके अलावा आप देखोगे जो अमेठी का क्षेत्र है, अमेठी का क्षेत्र गौरीगंज जगदीशपुर वाला इलाका, जगदीशपुर और जो गौरीगंज वाला इलाका है, वहां भी आपको सीमेंट उद्योग देखने को मिलता है। ठीक है। इसके बाद जो आप क्षेत्र देखोगे कासगंज या फिर झांसी, बुलंदशहर, बुलंदशहर में सिकंदराबाद वाला क्षेत्र, तो यहाँ भी आपको ये वाला सीमेंट उद्योग देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो ये याद रखो, 5वां नंबर अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर में एक जगह याद रखोगे टांडा, यहाँ पर सीमेंट उद्योग फल फूल रहा है। इसके बावजूद रायबरेली में भी आपको सीमेंट उद्योग देखने को मिलता है। तो उत्तर प्रदेश में ये क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में आपको फोकस किसे रखना है? सबसे पहले फोकस रखना है इसे। ठीक। इसे प्रायोरिटी देनी है। ये कई बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। दूसरी प्रायोरिटी देनी है इसे, और तीसरी प्रायोरिटी देनी है इसे। ठीक है। इसके बाद आप इनको याद रखो तो अच्छी बात है, ना रखो तो कोई बात नहीं, लेकिन इसे जरूर याद रखें। ये वाला सोनभद्र के चुर्क और डाला क्षेत्र ये सीमेंट उद्योग के लिए काफी फेमस है। वहीं अगर हम चमड़ा उद्योग की बात करें, चमड़ा उद्योग, तो चमड़ा उद्योग के लिए कौन कौन से क्षेत्र फेमस हैं? इसके लिए तो अपना कानपुर है ना, सभी जानते होंगे, और आगरा। आगरा के जितने पेठे फेमस हैं उतने ही, हाँ, यहाँ के चमड़ा उद्योग भी फेमस है। और कानपुर तो जाना ही जाता है, पूरा का पूरा जो इसका गंदा पानी है वो, हाँ, जाके जाके गंगा जी को भी प्रदूषित करता है। उसके अलावा आगरा और कानपुर ये 2 मेजर क्षेत्र हैं जहाँ पर चमड़ा उत्पादन होता है। इसके अलावा भी कई सारे क्षेत्र हैं, जैसे आप मेरठ, लखनऊ, बरेली, यहाँ भी चमड़ा उत्पादन होता है, लेकिन इन 2 क्षेत्रों को आप ज़्यादा याद रखोगे। ठीक। इसके अलावा वनस्पति घी के क्षेत्र कहाँ हैं? ध्यान दें, वनस्पति घी के अगर हम उद्योग की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये आपको देखने को मिलता है कानपुर में। ये आपको देखने को मिलता है मोदी नगर में। मोदी नगर ये गाजियाबाद वाला क्षेत्र है। इसके बाद आप अलीगढ़ जब जाओगे तो वहां भी अलीगढ़ के ताले जितने फेमस हैं, वहां घी का उद्योग भी होता है। और प्रयागराज में भी घी का उद्योग होता है। साथ ही साथ मोदी नगर गाजियाबाद का क्षेत्र तो है ही। ठीक है। ये तो वनस्पति घी है। अगर हम बात खाद्य तेल की करें, खाद्य तेल उद्योग, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ फेमस है? ये क्षेत्र आपसे पूछे जाते हैं, मैं इसलिए सारे बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जो खाद्य तेल के उद्योग हैं वो आगरा इसके लिए काफी फेमस है। इसके लिए कानपुर भी फेमस है। ठीक है। इसके लिए जो गाजियाबाद है वो भी फेमस है, और मोदी नगर, गाजियाबाद, मोदी नगर। ठीक है। ये क्षेत्र जो है वो खाद्य तेल के लिए ज्यादा फेमस है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की।
इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। तो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में कौन-कौन से क्षेत्र आते हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग से क्षेत्र याद रखिएगा। दरअसल इसमें जो क्वेश्चन्स आपके बनाता है ना, उसमें ऐसे लिख देगा। यहाँ पर ऐसे मैं एक सैंपल बता रहा हूँ क्वेश्चन का। यहाँ पर लिख दिया शुल्क, ठीक? बात समझना। फिर लिख दिया उसने कानपुर, फिर उसने लिख दिया क्या लिखूँ मैं? उसने लिख दिया अ, बरेली, ठीक? फिर मैं एक और लिख रहा हूँ आपके लिए, मैं लिख रहा हूँ शंकरगढ़, शंकरगढ़। बात समझ गए? अब मैं यहाँ पर आपसे लिख रहा हूँ ये जो क्षेत्र हैं वो किसके लिए फ़ेमस है? जैसे चुर्क के सामने मैंने लिखा, ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर के लिए मैंने लिखा, ये चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। बरेली के लिए मैंने लिखा, ये गंधक का तेजाब बनाने के लिए फ़ेमस है। तेजाब बनाने के लिए फ़ेमस है, ठीक? और शंकरगढ़ में मैंने लिखा, ये सिलिका बनाने के लिए या लौह कणों से युक्त सिलिका बालू के लिए फ़ेमस है। अब मैं इसमें पूछ रहा हूँ निम्नलिखित में से कौन-सा सुमेलित नहीं है? अब आप बताओ इसमें आंसर कौन-सा है? ठीक? इस तरह के क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको लोकेशंस पर ज़्यादा फ़ोकस करना है और जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डाउट बहुत होता है और फिर जल्दबाजी में या अज्ञानता की वजह से हम लोग गलत कर देते हैं, है ना? तो प्रैक्टिस करनी है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग कहाँ-कहाँ फ़ेमस है उत्तर प्रदेश में? लखनऊ, प्रयागराज, जौनपुर वाला क्षेत्र भी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फ़ेमस है। वाराणसी, नोएडा बहुत फ़ेमस है। गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद, ठीक है? ये फ़ेमस है। अपना कानपुर, चमड़ा के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कानपुर वनस्पति घी के लिए खाद्य तेल के लिए बहुत फ़ेमस है। साबुन के लिए भी फ़ेमस है ये। रायबरेली, तो ये जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए ज़्यादा फ़ेमस है। अब देखो रासायनिक उद्योग, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन्स कई बार बनाए गए हैं। रासायनिक उद्योग, रासायनिक उद्योग कहाँ के फ़ेमस हैं? सबसे यहाँ पर 2 ही बातें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले गंधक का तेजाब व बायोसल्फाइड बनाने का कारखाना, बायोसल्फाइड बनाने का कारखाना, ये कानपुर, ठीक है? हाँ, याद रखो इसको। गंधक का तेजाब और बायोसल्फाइड बनाने का कारखाना के लिए क्या फ़ेमस है? ये है कानपुर। दूसरा सोडा ऐश और अमोनियम क्लोराइड, सोडा ऐश और अमोनियम क्लोराइड बनाने का कारखाना कहाँ का फ़ेमस है? ये है वाराणसी। ये दोनों याद रखिएगा। सोडा ऐश, अमोनियम क्लोराइड की बात आ जाएगी तो आप वाराणसी टिक करोगे। वहीं गंधक का तेजाब की बात आ जाएगी तो आप कानपुर टिक करोगे। और तीसरा और याद रखो, कृत्रिम रबर बनाने का कारखाना, कृत्रिम रबर बनाने का कारखाना, ठीक, ये कहाँ का फ़ेमस है? ये फ़ेमस है बरेली का। ये 3 बातें याद रखोगे, केवल और केवल 3 बातें। बाकी याद करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा चाहो तो एक बात और याद रख लो, शंकरगढ़ काफ़ी फ़ेमस है। शंकरगढ़ ये प्रयागराज में है। ये लौह कणों से युक्त सिलिका बालू तैयार करता है, ठीक है? लौह कणों से युक्त सिलिका बालू। तो आपसे अगर पूछा जाए लौह कणों से युक्त सिलिका बालू, ये कहाँ पर इसका ये तैयार किया जाता है? तो आप बताओगे प्रयागराज में। कहाँ? प्रयागराज में भी अगर अंदर तक पूछ दे। क्योंकि देखो इस बार जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था ना, जूनियर असिस्टेंट का पेपर में क्वेश्चन काफ़ी डीप से आए थे। तो आपको डीप से पढ़ना पड़ेगा, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी या फिर यूपीपीसीएस 20 क्वेश्चन आपके वीपीओ या फिर जूनियर असिस्टेंट में पूछे जाने हैं, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में आपको याद ज़रूर रखना है। तो प्रयागराज का क्षेत्र कौन-सा है? शंकरगढ़, ठीक? शंकरगढ़ काहे के लिए फेमस है? लौह कणों से युक्त सिलिका बालू को तैयार करने में। अब जरा देखो काँच उद्योग, काँच उद्योग, काँच उद्योग उत्तर प्रदेश में कहाँ-कहाँ का फेमस है? तो आप याद रखो बहजोई, बहजोई ये काँच उद्योग के लिए फेमस है। प्रयागराज क्योंकि सिलिका ज़्यादा है, काँच उद्योग के लिए फेमस है। और फिरोजाबाद का तो आपने नाम सुना ही होगा, सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। गाज़ियाबाद, है ना? वाराणसी,
कांच उद्योग के लिए फेमस है। मेरठ कांच उद्योग के लिए फेमस है। और फिरोजाबाद में तो कांच की चूड़ियां ही बनाई जाती हैं। कांच की चूड़ियां बनाने के लिए काफी फेमस है। ठीक है। वहीं अगर हम बात एल्यूमिनियम उद्योग की करें, एल्यूमिनियम उद्योग ये कहाँ के फेमस है उत्तर प्रदेश में? तो प्रदेश में अयस्क से एल्यूमिनियम के पिंड और चादरें बनाने का काम किया जाता है एल्यूमिनियम उद्योग में। और एल्यूमिनियम उद्योग में आप केवल एक बात याद रखो। कौन सी बात? हिंदुस्तान, कई बार पूछा गया है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन। ठीक है। यानी कि हिंडाल्को। आपसे पूछा जाए कि हिंडाल्को ये कहां पर है, तो आप बताओगे रेड़कूट में। रेड़कूट कहां पर है? तो आप बताओगे सोनभद्र में। ठीक। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन हिंडाल्को ये कहां है? रेड़कूट यानी कि सोनभद्र में। यहां तक क्लियर है आपको? ठीक है। अभी एल्यूमिनियम उद्योग आपने देखा। अब देखो जरा इंजीनियरिंग उद्योग। इंजीनियरिंग उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग से मेरा सीधा सा आशय है कि यहाँ पर कलपुर्जे बनाए जाते हैं, अर्थात यंत्रों और मशीनों का यहाँ पर निर्माण होता है। ठीक है। यंत्रों और मशीनों का यहाँ पर निर्माण होता है। चूंकि यंत्रों और मशीनों का निर्माण हो रहा है, तो ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर यंत्रों और मशीनों का निर्माण हो रहा है? जैसे अपना कानपुर हो गया, जैसे लखनऊ हो गया। एलकेओ मतलब लखनऊ। ठीक है। ये जो प्रयागराज का नैनी क्षेत्र है, यहां पर भी इंजीनियरिंग वर्क होता है। आगरा हो गया। ठीक है। आगरा, आंवला हो गया। या फिर हम बात करें गाजियाबाद की। तो ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर जबरदस्त तरीके से इंजीनियरिंग उद्योग काम कर रहा है, अर्थात यंत्रों और मशीनों का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। बात समझ पाए आप? अब देखो उर्वरक उद्योग, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको मत भूलिए। उर्वरक उद्योग, उर्वरक उद्योग में प्रदेश में जो यूरिया बनाने के कारखाने हैं, सबसे पहले आप वो जानिए। प्रदेश में यूरिया बनाने के, यूरिया बनाने के जो प्रमुख कारखाने हैं, कहां पर हैं? सबसे पहले प्रयागराज। प्रयागराज में जो फूलपुर का क्षेत्र है वो फूलपुर का क्षेत्र वो प्रयागराज में यूरिया बनाने का एक प्रमुख केंद्र है। जैसे गोरखपुर, हम बात करें बरेली की, और तीसरा कानपुर। ठीक है। तो कानपुर, गोरखपुर, बरेली, प्रयागराज का फूलपुर क्षेत्र, ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं वो उर्वरक उद्योग के लिए काफी फेमस हैं। उर्वरक उद्योग में दरअसल यूरिया बनाने के लिए। ठीक है। वहीं अब दूसरी बात कर लो फास्फेट की। तो फास्फेट खाद बनाने के लिए, खाद बनाने के लिए कौन कौन से क्षेत्र हैं, या फास्फेट खाद बनाने के कारखाने कहाँ कहाँ पर है? तो आप याद रखो प्रयागराज में या कानपुर में। मगरवाड़ा, प्रयागराज। ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर फास्फेट खाद बनाई जाती है। मगरवाड़ा हो गया, मगरवाड़ा, है ना? यहाँ पर फास्फेट खाद बनाई जाती है। ऊनी वस्त्र उद्योग की अगर हम बात करें, ऊनी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग कहाँ के फेमस हैं? तो याद रखिएगा मिर्जापुर के और कानपुर। मिर्जापुर और कानपुर, यहाँ पर ऊनी वस्त्र उद्योग की मिलें आपको देखने को मिलती हैं। वहीं अगर हम जूट उद्योग की बात करें, जूट उद्योग ये कहाँ का फेमस है? तो याद रखो कानपुर और गोरखपुर। गोरखपुर में एक जगह है सहजनवा, तो गोरखपुर के सहजनवा में यहाँ पर आपको जूट उद्योग की मिलें देखने को मिलती हैं। ठीक है। फिर से समझो, जूट उद्योग कहाँ का फेमस है? कानपुर और गोरखपुर। गोरखपुर में अगर आपसे स्पेशली ये पूछा जाए कि सहजनवा किस लिए जाना जाता है, कौन सा उद्योग यहाँ पर फेमस है, तो आप बताओगे जूट उद्योग। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे बोल देगा कि सहजनवा निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। उसमें इंजीनियरिंग काम होगा, जूट उद्योग होगा, एल्यूमिनियम उद्योग होगा, कांच उद्योग होगा, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, तो याद रखिएगा ये सारी बातें। ठीक है। तो आप मेनली इसको याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सहजनवा ये किस लिए फेमस है? ये है जूट उद्योग के लिए। अब देखो नेक्स्ट, कागज उद्योग के लिए कहाँ कहाँ के क्षेत्र फेमस है उत्तर प्रदेश में? कागज उद्योग, तो कागज उद्योग के लिए कौन कौन से क्षेत्र फेमस हैं? दरअसल प्रदेश में
सर्वाधिक कागज मिलें कहाँ पर हैं? कागज मिलें, सर्वाधिक कागज मिले हैं मुजफ्फरनगर में। ठीक, सर्वाधिक कागज मिले मुजफ्फरनगर में हैं। और कागज के लिए जो कागज उद्योग है, इसके लिए जो फेमस क्षेत्र हैं, वो आप लिख लो, मेरठ है, गाजियाबाद है, मुरादाबाद है। ये वाले क्षेत्र कागज उद्योग के लिए काफी फेमस है। वहीं अगर हम चीनी मिट्टी के बर्तनों की बात करें, चीनी मिट्टी के बर्तन, इसका उद्योग कहाँ का फेमस है उत्तर प्रदेश में? तो इसके जो क्षेत्र हैं, वो आप बताओगे। सबसे इंपॉर्टेंट खुर्जा, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्षेत्र, बस। बुलंदशहर का, खुर्जा बुलंदशहर का, ठीक है। सोनभद्र भी फेमस है चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए। और हम बात करें, मिर्जापुर भी फेमस है। आप गाजियाबाद का आपने नाम सुना होगा, तो गाजियाबाद, गाजियाबाद भी चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस है। लेकिन आपको जो याद रखना है वो केवल और केवल ये आप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दवा उद्योग के लिए फेमस कौन कौन से हैं? दवा उद्योग के लिए कौन कौन से क्षेत्र फेमस हैं? अपना कानपुर हो गया, कानपुर के बाद झांसी हो गया, सहारनपुर और लखनऊ। ये क्षेत्र दवा के लिए फेमस है। बात समझ पा रहे हो आप? तो ये कुछ उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं जो आपको याद रखनी है। अब हम लोग चलते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योगों में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु और कुटीर उद्योग, ठीक। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु और कुटीर उद्योग कौन कौन से हैं? जैसे अगर हम बात करें दरी निर्माण की, उत्तर प्रदेश में जो दरी निर्माण का कार्य है, ये कहाँ पर फेमस है? ये कहाँ होता है? तो आप बताओगे, बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मिर्जापुर, मिर्जापुर और साथ ही साथ शाहजहांपुर। ठीक, मिर्जापुर और शाहजहांपुर, ये जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र दरी निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश में फेमस है। गलीचा निर्माण क्या है? गलीचा, गलीचा निर्माण, तो गलीचा निर्माण के लिए फेमस उत्तर प्रदेश के क्षेत्र आगरा हो गया, भदोही हो गया, है ना, मिर्जापुर हो गया। तो ये क्षेत्र गलीचा निर्माण के लिए फेमस है। वाराणसी भी फेमस है गलीचा निर्माण के लिए। वहीं अगर हम दिया सलाई की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है मैं उनको लिखते जा रहा हूँ। दिया सलाई, ये बरेली। अगर बरेली ऑप्शन में ना दे, तो सहारनपुर भी फेमस है। सबसे पहले तो आप बरेली को चूज करोगे और ऑप्शन में यही आएगा, ठीक है। अगर ये ना आए, तो सहारनपुर भी आप ढूंढोगे, प्रयागराज, मेरठ, रामपुर, ये सारे के सारे क्षेत्र दिया सलाई के लिए काफी फेमस है। एक इंपॉर्टेंट और है, आप उसको याद रखिए, टॉर्च। टॉर्च उद्योग के लिए कौन फेमस है? तो आप बताओगे लखनऊ, ठीक है। टॉर्च उद्योग के लिए लखनऊ फेमस है। अब एक इंपॉर्टेंट, यहां से मैं जो लिख रहा हूं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। सारे मतलब कुछ एक को छोड़ के। जैसे अगर आपसे पूछे लकड़ी पर नक्काशी, नक्काशी, लकड़ी पर नक्काशी, ये कहाँ का फेमस है उद्योग? तो आप बताओगे सहारनपुर, ठीक है। सहारनपुर में लकड़ी पर नक्काशी बहुत जोरों शोरों से की जाती है। फिर इंपॉर्टेंट है ये भी, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने कहाँ के फेमस हैं? तो आप बताओगे लखनऊ और वाराणसी के, ठीक। लकड़ी के खिलौने कहाँ के फेमस हैं? लखनऊ और वाराणसी से। क्लियर बात। इंपॉर्टेंट है सिगरेट निर्माण, ये कहाँ का फेमस है? बताओ, सिगरेट निर्माण ये उद्योग कहाँ पर है? आप बताओगे सहारनपुर में, आप बताओगे गाजियाबाद में, गाजियाबाद में, ठीक है। कंबल निर्माण में बता ही चुका हूं आपको, मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद वगैरह वाले क्षेत्र। लकड़ी फर्नीचर, ये कहाँ का फेमस है? लकड़ी फर्नीचर, ये वाला क्षेत्र कहाँ है? यानी लकड़ी फर्नीचर निर्माण या लकड़ी फर्नीचर का कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ये कहाँ स्टैब्लिश है? ये स्टैब्लिश है हाथरस में, वाराणसी, वाराणसी, सहारनपुर, सहारनपुर, बरेली, ये वाले क्षेत्र जो हैं ये लकड़ी निर्माण के लिए काफी फेमस है, ठीक है।
अब मैं कुछ वन लाइनर पॉइंट्स लिख रहा हूँ, ये आपको याद रखने हैं। जैसे बेंत व छड़ियाँ, बेंत व छड़ियाँ, ये बरेली का है। याद रखना है इसको, यहाँ से इंपॉर्टेंट ही हैं सारे। ये एज़ इट इज़ वन लाइनर बना के पूछ लेता है। ऊपर देगा बेंत और छड़ियाँ कहाँ की फेमस है, तो आप नीचे बताओगे। ऑप्शन नीचे होंगे। ठीक है? या आपसे पूछेगा खेल का सामान के लिए जो उद्योग है वो कहाँ का फेमस है, या किस क्षेत्र में खेल के सामान का निर्माण बहुतायत मात्रा में किया जाता है। हाँ, तो नीचे ऑप्शंस आप चूज़ करोगे। जैसे लोहे के बाँट, ये कहाँ बनाए जाते हैं? तो आप वो वहाँ पर जो सही उत्तर होगा, वो चूज़ करोगे। तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। बेंत और छड़ियाँ, बरेली। वहीं अगर हम बात करें खेल का सामान, ये मेरठ। और अगर मेरठ में ना हो तो आप आगरा ढूँढोगे। लेकिन अगर मेरठ है, तो फिर आप मेरठ लगाओगे। तीसरा, लोहे के बाँट, लोहे के बाँट, आप बताओगे सहारनपुर और आगरा। ठीक? चौथा, नल के पाइप, नल के पाइप, आप बताओगे प्रयागराज। आप बताओगे कानपुर और आप बताओगे लखनऊ। ठीक है? बात समझ पा रहे हो? चलो, पीतल की मूर्तियाँ, पीतल की मूर्तियाँ, आप बताओगे मथुरा, मथुरा। ठीक है? साबुन, मैंने बताया था साबुन के लिए अपना कानपुर बहुत फेमस है, कानपुर। और साबुन के लिए आपका आगरा भी है, और गाजियाबाद, मोदी नगर, है ना? मोदी नगर, ये सारे क्षेत्र काफ़ी फेमस हैं। साथ ही साथ अगर हम मिट्टी के खिलौनों की बात करें, या मिट्टी के खिलौने, अभी मैंने पढ़ा था मिट्टी के खिलौने, नहीं पढ़ा था तो आप नोट कर लीजिए, गोरखपुर काफ़ी फेमस है। आगरा और गोरखपुर, मिट्टी के खिलौने, ये काहे के लिए, ये कहाँ का फेमस है? आगरा और गोरखपुर। ठीक है? मिट्टी के खिलौने आगरा और गोरखपुर के लिए, हाँ, यहाँ पर ये याद रखोगे आप। इसके बाद एक याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विद्युत, विद्युत करघा, ये अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर, टांडा, ये जो क्षेत्र है ये विद्युत करघा के लिए काफी फेमस है। ठीक? यहां तक क्लियर है? अब उत्तर प्रदेश में कुछ उद्योग अवस्थित हैं, उनको याद रखो। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख उद्योग, प्रमुख उद्योग, उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख उद्योग, जैसे आपसे पूछा जाए डीजल लोकोमोटिव वर्क, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये कहां पर होता है? ये होता है वाराणसी में। ठीक? उर्वरक कारखाने, उर्वरक कारखाने तो मैंने अभी बताया था, तो आप ये छोड़ सकते हो उर्वरक कारखाने। याद रखो, मॉडर्न बेकरी, ये कहां पर है? तो आप बताओगे कानपुर में। ठीक? बताओ, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, बताइए, ये है रायबरेली, नैनी प्रयागराज और मनकापुर, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री। तो नैनी को याद रखो, ये आपके एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है? नेक्स्ट, अपट्रॉन कैपेसिटर लिमिटेड, ये कहां पर है? अपट्रॉन कैपेसिटर लिमिटेड, ये है लखनऊ में। जैसे भारत पंप एवं कंप्रेशर्स लिमिटेड, कहां पर है? आप बताओगे नैनी में। ध्यान रखो, भारत पंप एवं कंप्रेशर्स लिमिटेड, ये नैनी में। जैसे आप बताओ, डीप फ्रीज, डीप फ्रीज मीट प्लांट कहाँ है? आप बताओगे टूंडला में, फिरोजाबाद में। ठीक है? हाँ। जूता संस्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, जूता संस्थान, आप बताओगे कानपुर में। तेल शोधक कारखाना कहाँ है? शोधक कारखाना, आप बताओगे मथुरा में। ठीक है? तेल शोधक कारखाना। चलिए बताइए, कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कहाँ है? कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, कानपुर में, कानपुर में। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये कहाँ पर है? आप बताओगे ये है कानपुर में।
और लखनऊ, ठीक है? और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आप लिखो, ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, ये कहाँ की फेमस है? ये कहाँ पर है? आप बताओगे झांसी, ठीक है? तो ये कुछ उद्योग हैं जो उत्तर प्रदेश के काफ़ी चर्चा में हैं, काफ़ी फेमस रहते हैं और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना सकता है। अब एक सेगमेंट आपका उद्योगों से आपका छूटा हुआ है, वो है ओडीओपीज़। तो इसकी जो लिस्ट है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ओडीओपी योजना कब शुरू हुई? इसके बारे में हमने अपनी योजनाओं वाले सेगमेंट में आपको कराया है। ओडीओपी में कौन से जिले में कौन सी वस्तु फेमस है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत, तो वो जो लिस्ट है पूरी, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है? आप कमेंट बॉक्स करिए, तो फिर मैं इसको लिंक भी शेयर कर दूँगा इसकी। तो ये हमारा जो पूरा का पूरा टॉपिक है, ये है उत्तर प्रदेश के उद्योग, ठीक है? हाँ, इसको आप पूरा देखिएगा और कोशिश करिए कि इसके नोट्स आप स्वयं बनाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग विकसित होती है, ठीक है? और ये सारी बातें आपको याद ही करनी है, चूँकि ये जो टॉपिक है, वो आपका याद करने पर निर्भर है। आप जितना याद करोगे, उतने ही आप क्वेश्चन्स सही कर पाओगे, ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।